ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 370 35 ਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ? 2 साल गुजर जाने के बाद जब आप उस जम्मू कश्मीर को फिर से देख रहे हैं, वो जहां पे था उससे वो बहुत ज़्यादा पीछे गया। आप पीडीपी को तोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टीज को तोड़ रहे हैं, उन पे आप ईडी का समन लगा रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि वो आपके साथ नहीं आ रहा है, अगले दिन ईडी समन कर रही है। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा इतना अच्छा था, आप देखिए वो कहाँ पे आ गया है। आप देखिए वहाँ पे कितने सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे किस तरह का बिजनेस खत्म हुआ है, और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? किसी को भी नहीं कर रही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 370 ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 35A ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ। ਇਰਫਾਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 370 35A ਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ? देखिए, जिस वक्त एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ था, उस वक्त अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो एक रोड़ा बनता जा रहा है डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर के, और एक इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था थ्रू मीडिया, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स या कंट्री के जो लोग हैं उनके माइंड में ये बात डाली गई थी कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 क्यों ज़रूरी है, पर्टिकुलरली 35A को लेके, और उसमें किस तरह से उन्होंने कहा था कि जेंडर बायस है, ये सारी बातें। और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, जहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मिलिटेंसी वहाँ पे इसलिए है। और 2 साल गुजर जाने के बाद जब आप उस जम्मू कश्मीर को फिर से देख रहे हैं, वो जहां पे था उससे वो बहुत ज़्यादा पीछे गया, बहुत सी वजूहात की बिना पे। सरकार से आप पूछे तो वो कहेंगे कि क्योंकि पेंडेमिक था इसलिए वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन हकीकतन आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार शायद ही कुछ करना चाह रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक ना आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट हूँ, जो आपने चुने हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से काम करना है। अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी ही अगर गवर्नेंस के लिए हल होते तो शायद कहीं पे भी दुनिया में इलेक्शंस नहीं होते, और शायद कहीं पे भी इस तरह की डिमांड नहीं रहती कि इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए। वहां पे आज आप देखिए, आप हर दिन देख रहे हैं कि वहां पे 2 से 3 एनकाउंटर्स एक दिन में होते हैं, और वो आफ्टर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 अगर आप देखें, लोकल मिलिटेंसी जो है वो कितनी ज्यादा राइज है। आप डीजीपी साहब के बयान देखिए, वो हर 3 महीने में बोल रहे हैं कि सिर्फ 200 लोग हैं, और हर 3 महीने में ये 200 लोग बराबर हो जाते हैं मिलिटेंट्स। क्या वो कम हो गया? क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कोई नया उठाया गया? आप देखिए वहां पे जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो वही है जो यूपीए गवर्नमेंट के थे, या फिर वही है जब स्टेट में, जब ये एरस्टवाइल स्टेट था, उस स्टेट में जब चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो काम उठाए गए थे उन्हीं को आगे ले जा रहे हैं। कहीं पे आप दिखाइए कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है जो ये क्लेम कर रहे थे, या किस तरह की चेंज आई जो ये क्लेम कर रहे थे। ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾर्टीज ने उन्हों का की ਇਹਦੇ 'ਚ रोल है? देखिए, रीजनल पार्टीज जो है, सबसे पहले तो ये किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मरकजी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको किसी तरह से इरेडिकेट किया जाए और वहाँ पे एक न्यू लीडरशिप इमर्ज करी जाए। उन्होंने इस तरह की कोशिश बहुत ज़्यादा की कि जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के चांसेस बन रहे थे, रूमर्स थे 2019 में, सबसे पहले इवन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इतने सीनियर है, उनको अरेस्ट किया गया, उमर अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट किया गया, सजाद गनी लोन को अरेस्ट किया गया, बाकी जितने भी लीडर्स हैं कांग्रेस के, ये सब, मतलब ये वो लोग हैं जिनको यूनियन ऑफ इंडिया पे, या जिनको हम यूनियनिस्ट्स बोलते हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया गया, ताकि वहां पे फिर जब एब्रोगेट आर्टिकल 370 करे, जो यूनिलेटरल था, दूसरे लोगों को नहीं पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं पूछा गया, और उसके बाद जो है इन
लोगों ने जिस तरह से वहां पे एक और माहौल क्रिएट किया कि वहां पे नई लीडरशिप को उठाया जाए, कुछ लोगों को जिन्हें प्लांट किया गया था या जिनको मीडिया में स्पेस दी जा रही थी और उन लोगों को कहा गया कि यही सिर्फ अब लीडर्स है। अब उसका हाल देख लीजिए क्या है कि अगर वहां पे 1.5 साल बाद एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद जब वहां पे 2021 में फिर से डीडीसी इलेक्शंस होते हैं, अब देख लीजिए वो डीडीसी इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब तक न रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, और आप देखिए कौन लोग जीत के आ गए, जो लोग इनको लग रहा था कि इनको प्लांट करके नई लीडरशिप बना रहे हैं, क्या उनमें से किसी ने एक भी सीट ली? वहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखिए किस तरह से डाउनग्रेड किया जा रहा है कि आप पीडीपी को तोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टीज को तोड़ रहे हैं, उन पे आप ईडी का समन लगा रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि वो आपके साथ नहीं आ रहा है, अगले दिन ईडी समन कर रही है, अगले दिन कोई और पार्टी आ जाती है, अगले दिन एनआईए रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए कि किस तरह से चल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पे रीजनल है, उनकी गलती तो बहुत ज्यादा थी ही पहले से, कि जब ये सारा सिस्टम चल रहा था वो किस तरह से एनवायरमेंट क्रिएट किया गया। पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, अब वो पछता रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन तब तक शायद वो भी इतना ज्यादा नहीं सोच रहे थे कि इस तरह का हार्ड स्टेप होगा। बट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बाद स्टेप्स उठाए उनको तोड़ने की, ताकि एक कलेक्टिव आवाज ना रहे। आप उसका रिजल्ट देख लीजिए कि वहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, जो गुप्ता डिक्लेरेशन बाद में बना। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ नहीं किया, उस विरोध ਦੀਆਂ खबरें नहीं बाहर आईਆਂ। नहीं, विरोध करने के लिए तो देखिए विरोध कौन करता है। अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना होता है, वो ऑब्वियसली वो लोग करते हैं जो लीडर्स होते हैं, या वो आम लोगों को ये हिस्स देते हैं। हम कोई भी मूवमेंट की बात करें, किसी भी प्रोटेस्ट की बात करें, एक सिस्टमैटिक होता है। अब जब आप ये देख लीजिए कि इवन वो लोग जो ब्लॉक प्रेसिडेंट होते हैं किसी पार्टी के, हल्का प्रेसिडेंट होते हैं, उन लोगों को भी जेल में डाला गया, मतलब उठा के डिटेन कर दिया गया, अपने घरों से निकाला गया। तो जब आप इस तरह का खौफ पैदा करेंगे कि वहां पे हर एक शख्स को इसलिए उठाया जा रहा है कि कहीं वो प्रोटेस्ट ना करे, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आपको मिला था उसको यूनिलेटरल एब्रोगेट किया जा रहा है, और आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट करते। उस चीज को दबाने के लिए सिस्टमैटिकली आप देखिए किस तरह से काम किया गया कि आपका जो हल्का प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का, उन तक को उठाया गया। तो वहां पे फिर प्रोटेस्ट कौन करता? दूसरी बात, आप अभी देखिए हालात क्या है। एक शख्स है, उन्होंने कोई वीडियो कर लिया, कुछ हुआ, उन्होंने वीडियो कर लिया, उन पे पीएसए लगा लिया। एक जर्नलिस्ट है, वो सिर्फ इतना लिख रहे हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, कुछ कोई नॉर्मल सा वर्ड लिख रहे हैं, उनको अगले दिन बुक किया जा रहा है। आप जब इस तरह का खौफ हिरास हो, आपको लग रहा है कि कोई बाहर आ सकता है, आपको लग रहा है कि मूवमेंट चल सकता है, आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट हो सकता है। प्रोटेस्ट करने के जो बाकी तरीके हैं वो थे, लोग दुकान नहीं खोले, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, गाड़ियां नहीं चली, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। लेकिन सरकार ने जो उससे और कुछ किया कि आपका फोन बंद, आपके इंटरनेट बंद, आपको घर से बाहर नहीं आना तो पीएसए लगेगा। तो फिर ऑब्वियसली जो स्टेट होता है, एज अ स्टेट गवर्नमेंट, उन पे पास जो पावर होता है वो शायद आम लोगों में उतना नहीं होता, उस तरह का नहीं होता। अच्छा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ दूसरे बंदे के लिए एक्सट्रीमिज्म तो बढ़ गई, मिलिटेंट केसेस बहुत आगे लगातार। ये इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट को देखना है कि एक्सट्रीमिज्म इतना क्यों बढ़ा, जबकि सरकार कह रही थी कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, शांति आ जाएगी, वहां शांति आ जाएगी। तो वो शांति है कहां पे? अगर वो शांति यही है कि आपके एक दिन में 3 एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपको वो मकसद जो चाहिए वो मिल गया था। अच्छा इरफान, एक गल होर भी है कि उत्थे कहंदे कि ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੈमिली ਦਾ एनकाउंटर हो गया, सब ने किसने मारा, ये मिलिटेंट केसेस होंगे हैं। देखिए इसमें एक चीज है, पहले तो ये कि जो आपने वर्ड यूज किया कि अगर वहां पे सिख्स हैं, हिंदूज हैं, कोई और रिलीजन के, उनको टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है। इसलिए गलत बात है, वहां पे आप देखिए बीजेपी के पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे केसेस हुए जब बीजेपी वालों को टारगेट किया गया, उसमें रिलीजन वाइज बीजेपी वालों को टारगेट नहीं किया गया, उसमें जनरली टारगेट किया गया, जनरली जो बीजेपी का। इसी तरह से हमने देखा वहां पे पिछली बार, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारा हंगामा हुआ था कि एक होटल वहां पे जो है वो एक कश्मीरी पंडित चला रहे थे, तो उनकी फैमिली पे अटैक किया गया। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पे अटैक किया गया, बाद में जिस तरह से इसको सेल आउट कर रही है मीडिया वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को किया जा रहा है। पुलिस वालों पे जब अटैक हो रहा है वो सिर्फ ये नहीं है
है कि रिलीजन बेसिस पे किसी पे हो रहा है, वो ये है कि पुलिस वालों पे अटैक हो रहा है। आप देख लीजिए कितने सारे केसेस ऐसे, बहुत सारे केस। अब ये है कि मीडिया किस चीज को उछालना चाह रहा है और वो किस तरह से डिवेट करना चाहता है चीजों को, वो डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से देख रहे हैं। जैसे आपने पर्टिकुलरली जब वर्ड्स यूज किए, मुझे ये लग रहा है कि ये उसी का नतीजा है। नहीं, मेरा सवाल ये ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बीजेपी गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ पार्टीज ने उपकार अलायंस है, ਉਹਦੇ ਕੀ फर्दर स्टेप हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये है इसमें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। वो चीफ मिनिस्टर बहुत बार रहे हैं, वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, क्लोज माने जाते हैं सेंटर के। सेंटर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट चलाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि जब उन्हें बुलाया गया ऑल पार्टी मीट के लिए, उसके बाद कोई भी फॉलोअप नहीं हुआ। नेवर नो कि क्या वो सिर्फ बेचने के लिए था इंटरनेशनल मार्केट में कि हमने इन्हें बुलाया। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि गुपकार अलायंस में जो भी पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो बाकी पार्टीज हैं, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से ही समझ रहे हैं जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समझ रहे हैं? वो हमेशा कहते हैं, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कुछ हो, कि वो जो मुद्दों को लेकर बात करेंगे वो अलग अलग आइडियोलॉजी के हिसाब से करेंगे। जैसे अगर हमने देखा, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, अगर यूटी में इलेक्शन हुआ तो नहीं लड़ेंगे। सेम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि अगर यूटी में इलेक्शन हुआ तो मैं नहीं लड़ूंगा। एंड फॉर श्योर कि महबूबा मुफ्ती बिल्कुल नहीं लड़ने वाली, जिस तरह से लग रहा है। शायद उमर अब्दुल्ला साहब भी ना लड़े, लेकिन उनकी पार्टीज लड़ेंगी, उनकी पार्टीज डेफिनेटली लड़ेंगी। मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां पे वो एक स्टेप फिलहाल ये कर रही हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को स्टेबलाइज किया जाए। मुझे वो ठीक लग रहा है, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर को स्टेबलाइज करना है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि जो न्यू लीडरशिप ये कहीं से प्लांट करके लगा रहे थे, उसका क्या रिजल्ट आया, वो इन्हें भी मालूम पड़ा कि कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा हार्श है, बट संभल के अगर वो चल रहे हैं, आई थिंक बहुत अच्छा है। और सेंटर अगर फिलहाल जिस तरह से, या तो ये है, देखिए इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि अभी सेंटर कह रहा है कि हमने स्टेटहुड रेस्टोर करना है, फिर पहले क्यों लिया आई डोंट नो जी, वो किस तरह से उनका क्या शायद एक्सपेरिमेंटल सीगा। हाँ, बट आप एक्सपेरिमेंट के लिए तो हमेशा कश्मीर रहा ही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। बट इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप सेल आउट कर रहे हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं तो इसलिए आप अभी कह रहे हैं कि नहीं, अभी वापस नहीं देंगे स्टेटहुड, जनरल इलेक्शंस खत्म हो जाएं, या यूपी इलेक्शंस है आपके, वो हो जाएं तो शायद इलेक्शन वादा लगता पाया। ऑब्वियसली इलेक्शंस का सारा कुछ सिस्टम है। आप देखें ना कि जब इलेक्शंस होने थे तो जम्मू कश्मीर को हिस्सों में बांटा गया और एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ। मतलब उनके जो ऑलरेडी था उसमें कि हमने ये करना है, इलेक्शन के बाद उस चीज को बेचने के लिए तो ये सारा हुआ कि हमने वादे किए थे और उन वादों पे अब देखिए कैसे हम लोग बहुत ज्यादा चल रहे हैं और फलाना ढिमकाना। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, क्या वहां पे डेवलपमेंट हुई। हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा इतना अच्छा था, आप देखिए वो कहां पे आ गया है। आप देखिए वहां पे कितने सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए वहां पे किस तरह का बिजनेस खत्म हुआ है। और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? किसी को भी नहीं कर रही है। आप कब तक बेचोगे कि हम किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं? क्या 2000 रुपए वो जिंदगी गुजार रहे हैं? आप देखना, जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट है कहां पे? ये तो सरकार को खुद भी नहीं मालूम है क्या कर रही है वो। अच्छा इरफान, एक गल भी होर भी है कि जो तुसी कहने हो कि लगातार जीडीपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ है। टूरिज्म जो है उसको बड़े अजीब तरीके से बेचा जा रहा है। टूरिज्म पे हमारा सिर्फ 2% लोग जो है वो उस पर डिपेंड है, सिर्फ 2%, इसके अलावा नहीं है जम्मू कश्मीर। पर गवर्नमेंट कह रही है कि 70% तो ज्यादा लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंडेंट। वहां तो है ही नहीं 70% से ज्यादा। कैसे है? गवर्नमेंट कह रही है कि 70% से ज्यादा है। श्रीनगर ले लीजिए, गुलमर्ग का एरिया ले लीजिए, सोनमर्ग का एरिया ले लीजिए, क्या ये सारा जम्मू कश्मीर है? वहां पे क्या है कि जिस तरह से गवर्नमेंट सेल कर रही है इन चीजों को, वो अपने पर्पस के लिए कर रही है। जब पेंडेमिक बहुत ज्यादा चल रहा था तो इन्होंने नया कश्मीर बेचना शुरू कर दिया कि आ जाओ, हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। और हमने देखा राइज ऑफ कोविड कितना ज्यादा हुआ, वही गलती फिलहाल कर रहे हैं ये।
प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ टूरिज्म को बेचा जा रहा है, और तब बेच रहे हैं जब इन्हें लग रहा है कि किसी तरह से कश्मीर को डिफेम करने की बात आती है, तो मीडिया जो है वो बेच रहा है कि टूरिज्म खत्म हुआ वहां पे। बाकी सेक्टर्स का क्या हाल है? आपका एग्रीकल्चर कहां पे, आपका हॉर्टिकल्चर कहां पे? आप देखें हॉर्टिकल्चर की क्या हालत है। पहले क्या होता था हॉर्टिकल्चर में, मुझे याद है कि आपके जो गिरी होती है ना अखरोट के अंदर जो निकलता है अखरोट का, उसकी जो गिरी होती है जो खाते हैं हम लोग ना, उसकी जो कीमत थी वो अराउंड 1200 होती थी, वहीं पे बेचते थे। आज तो उनकी कीमत 400 भी नहीं है। सेब की हालत आप देख लीजिए क्या है, कहाँ बिक रहा है, कहाँ मार्केट है। फ्लोरिकल्चर का आप हालत देख लीजिए, आपके वहां पे जो ऑल्टरनेट क्रॉप्स थे, लेवेंडर्स, बाकी ये चीजें कौन उठा रहा है? उसका कोई माल भी नहीं उठा रहा है। जिसका ये हमें मालूम था कि वो 1 kg का, अगर आपका लेवेंडर का वो जो ऑयल निकलता है वो 12-13 हज़ार का वो मिलता है, लेकिन हालत ये है कि वो तो सड़ रहा है। वहां पे कोई डिपार्टमेंट किसी के साथ तो कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहा है। एजुकेशन की तो हालत, ट्रांसपोर्टर्स की आपने बात की, 2019 5 अगस्त से लेके अब तक ट्रांसपोर्ट तो वहां पे चला ही नहीं है कभी। पहले 8 मिनट बिल्कुल बंद था, पब्लिक प्राइवेट सारा कुछ, मतलब जो भी हम कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी आप बात कर रहे हैं। 2019 5 अगस्त से ले लीजिए आप, पहले ही 8 महीने बंद, कुछ भी नहीं चला। उसके बाद फिर आपका 2-3 महीने चला, पेंडेमिक शुरू हुआ, पहला फर्स्ट, फिर 2 महीने और चला, सेकंड इसका पेंडेमिक का शुरू हुआ। आप बताइए कि गवर्नमेंट ने उनके के लिए क्या किया? अब तक एक भी पैकेज आप बताइए, एटलीस्ट उन लोगों का कम से कम जो इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, जिनका बैंक है, आपको मालूम है कि सब लोग बेचारे इस तरह से काम कर रहे हैं, जिनका गाड़ियां जिन्होंने लोन पे ली हुई उनका इंटरेस्ट तक माफ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। पैकेजेस का बोलना बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 लाख करोड़ दे दिया, 1 लाख करोड़ दिया रिवाइवल पैकेज, तो 1 लाख करोड़ का आप कर क्या रहे हो वो तो पहले बता दो। 1 लाख करोड़ का आप कर क्या रहे हो? अच्छा, थोड़े कहने का मतलब कि 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ जड़ा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ने पेपर्स दिता है, अदरवाइज मुझे नहीं मालूम कि किस लिए दिया। आप ग्राउंड पे क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड पे क्या है? जो सप्लाईज मिलती थी पहले फ्री मेडिसिन की, वो कहाँ पे है? अच्छा इरफान, इंटरनेशनल ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇमेज सुधारन के लिए भी कोई प्रोग्राम शुरू किए गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है, देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि अगर आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि NSA इंडिया और NSA पाकिस्तान जो है वो मिले जी, तजिकिस्तान में वो मिले, और ये ऐसे आपको लग ही रहा था कि बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। फिर जब ऑब्वियसली बैकडोर में और भी चल रहा था मीटिंग्स के लिए जम्मू कश्मीर में जो लीडर्स हैं, क्योंकि आपने हालात तो सुधारने ही सुधारने, अगर आप नहीं सुधारोगे अभी भी तो फिर तो कभी नहीं सुधरने वाले। और या फिर कह लो कि इलेक्शन जो आने वाले हालात दी इमेज सुधार के, इमेज सुधार इसके बगैर तो आपके पास है नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर जो है, मैं तो उसके बगैर कभी भी नहीं मानता कि उसके बगैर कुछ था। वो जो दिल्ली दूर और दिल की दूरी की जो बात हो रही थी, वो तो एमी सिर्फ जुमला जो है वही था, और क्या था वो कि अगर आपको दिल्ली दूर और दिल दूरी की बात कर रहे हैं, ये तो आप इससे पहले भी कर सकते थे। फिर तो आप यूनिलेटरली एब्रोगेशन नहीं करते, फिर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता, फिर आप यूनियनिस्ट जो लीडर्स हैं उनको जेल में नहीं डालते, फिर इस तरह के हालात पैदा नहीं करते। वो तो सिर्फ एक जुमला था, एक इमेज जो सुधारने की आपने बात की, मैं तो उसके अलावा कुछ नहीं मानता हूँ। क्या हुआ उसके बाद फर्दर प्रोसेस? उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर तो है, पर किते ना किते वो इंटरनेशनल प्रेशर फिर मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये तो मैं तो मतलब आई शैल कॉन्ग्रेचुलेट यू, एटलीस्ट कोई मेनलैंड इंडिया में इस तरह का बंदा जो मीडिया में रह के कह रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं कि इंटरनेट बंद हो रहा है। अदरवाइज वी हैव सीन इट कि दे चीयर्ड फॉर इट। जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया आपका है, कहीं पे भी आप देख लीजिए, नोएडा दिल्ली में बैठा हुआ, वो तो इसके लिए चीयर अप कर रहे थे कि ये तो इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरनेट बंद करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर तो आप डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की ये तो आप बात करें तो ये तो फिर बड़ा अजीब सा है ना। अच्छा इरफान, यही सवाल मेरा अगला ਸੀਗਾ कि ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, मैं जम्मू कश्मीर की गल नहीं कर रहा, ओवरऑल इंडियन डेमोक्रेसी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी की जो हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे
वो सारी चीज़ें ख़त्म है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ख़त्म है। बड़ा अजीब सा माहौल है, आप देख लीजिए किस तरह का माहौल है। और मुझे इसमें वरिष्ठ पार्ट ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए मीडिया खुद ही पहल कर रहा है। दे आर सपोर्टिंग इट कि किसी तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ख़त्म किया जाए। सॉरी, बहुत सारा रीजनल मीडिया इरफान थानू सपोर्ट भी कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप देखिए रीजनल मीडिया का इंपैक्ट कहां पे है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, स्टूडेंट यूनियन, पंजाब स्टूडेंट यूनियन जो है उन्होंने सपोर्ट कर लिया, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट कर लिया। क्या इसका इंपैक्ट पड़ा? पर एक पर्टिकुलर जगह पे पड़ रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम ओवरऑल बात करें, थ्रू आउट इंडिया बात करें, उन इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खराब करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा, हर एक गवर्नमेंट करती है। ये पर्टिकुलरली यही गवर्नमेंट नहीं है, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स करती आ रही हैं। हमने बहुत बार देखा है, मतलब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हर एक गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कम करने के लिए, क्योंकि क्रिटिसाइज नहीं सहा जाता है, उनको कम करने के लिए काम कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त ये पहली बार है जब मीडिया चीयर अप कर रहा है, जब मीडिया साथ में चल रहा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से बंद किया जाए। आप देखिए मेन ओपोजिशन जो है कांग्रेस, उनके ट्विटर हैंडलर्स को ट्विटर हटा रहा है। आप मुझे बताइए इस पे कितनी डिस्कशंस हुई? पेगासस पे नहीं हो रही। पेगासस पे किसने बात करी? और पेगासस में इंटरेस्टिंग है कि उसमें क्या जर्नलिस्ट नहीं है, कितने सारे जर्नलिस्ट पेगासस में है और कितने सारे लोगों को स्नूप किया जा रहा है। मान लीजिए कि इसमें देखिए पेगासस में तो हमें बताया जा रहा है कि 50,000 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड है, बट हाउ डू वी नो कि सिर्फ इतने ही है। उसमें आप देखिए कौन कौन से लोग, एक लॉयर है और उसकी हाउसवाइफ है, बीवी, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, बट उसको भी स्नूप किया जाए, उसको भी देखा जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी की बहुत मदद की है, उनको भी वो तो अच्छा आप ये भी देख लीजिए ना, ये इंटरेस्टिंग है कि वो लोग जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे है, इतने बड़े पद पे है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और मीडिया की तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि वो उस चीज को चीयर अप कर रही है, वो तो साथ दे रही है ना कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है उन वो जो खत्म हो रहे हैं, उसके बारे में कहाँ आपने क्वेश्चंस देखे? मतलब एक गल गोलमोल लग रही है, मतलब तुम की कहना चाहते हो कि What do you want to say? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने वो तो बने, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने वो तो बने। तब आप लोगों ने चीयर अप किया नहीं किया मुझे उससे नहीं लेना देना, लेकिन उसके बाद जो मेनलैंड इंडिया में हो रहा है उसके लिए तो भी तो आप लोग, मतलब मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं, आपके चैनल को कह रहा हूँ, मैं बाकी सभी लोगों को कह रहा हूँ, क्या उन लोगों ने, आप मुझे एक बात बताइए, बंगाल जब इलेक्शंस हो रहे थे, बंगाल इलेक्शंस जब हो रहे थे, कोविड पीक पे था, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का किस तरह का रोल रहा, क्या किसी ने सवाल किया? कितने सारे और ऐसे इश्यूज हैं आपके। एक मुझे आप इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बताइए जो ऑटोनोमस था, खुद डिसीजन ले रहा था। आप बताइए एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो अब खुद डिसीजन ले रहा है, एक बताइए। मैं तो इवन ये भी कह रहा हूं, हालांकि मुझे पता नहीं कहां की तरफ जाएगा ये, आप देखिए जब बेल मिल रहा है वो कितना सिलेक्टिवली मिल रहा है, कि किसी भी केस में आप देख लीजिए, एक शख्स को मिल रहा है जिसने कुछ भी किया हुआ है, बहुत हार्श कोई ऐसा गिनूना काम किया, और एक शख्स जिसने सिर्फ बात बोली है उनको तो नहीं मिल रहा है बेल। जी, मेलगांव ਦੇ ਜਿਹੜੇ केसेस हुए सी बंबई ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई भी आप केसेस देख लीजिए पिछले 2-3 सालों के, आप देखिए किसको बेल मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। ये तो इंस्टीट्यूशंस जो है उनको तो सरेआम कत्ल किया जा रहा है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। अच्छा, दोबारा ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੂਥ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾर्टीज क्यों नहीं उभर के आईਆਂ ਜਦੋਂ एब्रोगेट ਹੋਇਆ ਸੀ, क्योंकि 2 साल हो गए अभी तक कोई फर्म स्टैंड नहीं। मैंने आपको 2 एग्जांपल इससे पहले दी। एक तो ये कि एक जर्नलिस्ट है, एक 6 साल पहले, कुछ साल पहले बच्चे जो हैं वो एक दरिया में डूब के गिर गए और वो मर गए, डेथ हो गई नेचुरली। वो मतलब ऐसे तैर रहे थे, वहां पे पुल नहीं है, और वो एक कश्ती में जा रहे थे, कश्ती उलट गई और वो मर गए। उस शख्स ने उनको कहा कि ये शहीद है, बच्चों को। ये नॉर्मल वर्ड है, बिल्कुल नॉर्मल है। उस बंदे पे FIR है कि उसने व्हाट्सएप स्टेटस ये क्यों लिखा है, वो लड़के शहीद। मैं आप देखिए, आप इंस्टीट्यूशंस की बात भी नहीं, आप देखिए कि अगर आपने रिसेंटली न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी पढ़ी होगी, वहां पे ये कहा गया है कि एडिटर्स को हमारे वहां जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स यूज वर्ड किया जा रहा है और मिलिट्री यूज किया जा रहा है, एज सिंपल एज दैट, मिलिट्री एंड मिलिटेंट्स। उनको अब कहा जा रहा है कि नहीं, हेडलाइन में आपने टेररिस्ट लगाना ही लगाना है, और जो प्रेस नोट आता है उसको कहा जा रहा है कि ये लगाना है, टेररिस्ट बोर्ड लगाना है, टेररिस्ट आपने लगाना ही लगाना है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई टेररिस्ट लगाए, कोई मिलिटेंट लगाए, बट मैं कह रहा हूं कि जब आपको
आपको डिक्टेट किया जा रहा है कि आपने क्या लगाना और क्या नहीं लगाना है। तो आप खुद कह सकते हैं कि प्रेस कितना आपका आजाद है। आप देख लीजिए, एक हमारे वहां पे एक ऑल्टरनेट मतलब उनका चल रहा है मैगजीन कश्मीर वाला, वो जब भी कोई स्टोरी करे 3 बार तो उन्हें समन किया गया, बुलाया गया जो फाद शाह है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ कि बहुत सारा प्रेशर है, इस करके ਤੁਸੀਂ निकल के बाहर नहीं आ रहे? बहुत ज्यादा है, और इस टैक्टिक से है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर तो जरूरी नहीं है ना कि प्रेशर के मैं थप्पड़ मारूं तो ही प्रेशर बनता है। प्रेशर के और भी तरीके हैं ना, तो वो सारे तरीके जब अपनाए जा रहे हैं तो मुझे अभी तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए जम्मू कश्मीर का, कि आप गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज तक को डर रहे हैं, जो डेवलपमेंटल क्रिटिसाइज है ना, जो नॉर्मल करते हैं डेली रूटीन में, वहां पे पुल नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे फलाना ढिमकाना ये नहीं है, आप देख लीजिए उसका क्या हाल हो रहा है। वो तो लोग ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ है जो मैं लगता कि अंदर जो है वो डिस्कस करना चाहिए है या किया जाना चाहिए है। एक गल तो है कि जो दी बीजेपी गवर्नमेंट है सत्ता दे विच मीडिया कैप्चरिंग हो रही है, दूसरे बन्ने इस गवर्नमेंट के उत्ते हमेशा इल्जाम लगे ने कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल नूं अपने काबज कर लिया और अपने अकॉर्डिंग वरतते हैं। इरफान बहुत सारिया गल्लां ने इंशाअल्लाह कि असीं उन्हां उत्ते भी गलबात करांगे। फिलहाल जानते हुए जो तुसीं कुछ मैसेज देना। एक तो ये कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे ये बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि इन हालात में जब शायद बाकी मीडिया इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस डरती हैं और आप खुल के इन मसाइल को लेके बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है, आई होप कि जनरली जो लोग कश्मीर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, तो एक बार पहले आप ये भी पढ़ लें कि आखिर वहाँ से क्यों नहीं बातें आ रही हैं। जो कुछ भी आ रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिए और उसके बाद आप जज कर लीजिए। और जिस तरह की मेंटालिटी बनी हुई है, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की मेंटालिटी बनी हुई है, हालांकि उसका सारा जिम्मेदार जो है वो मेनस्ट्रीम मीडिया है। और आप अगर कहीं पे जाते हैं ना, तो जैसे 15 अगस्त के अराउंड है आप, तो आप 10 बार सोच रहे हैं कि जाऊं ना जाऊं। कि अगर आप कहीं होटल में भी रहने लगते हैं ना, तो वो भी आपको 10 बार पूछते हैं और वो भी शायद ही आपको जगह दे देते हैं। तो ये जब चीज़ें आप सब देखते हैं ना, तो आपको बड़ा दुख होता है कि किस तरह का एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है या किया गया है कि आम लोग जो हैं वो भी आपको उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से बाकी आपको इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज देख रही हैं। तो अगर आप इसमें फ़र्क नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हमें ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर इरफान दूसरे बन्ने भी तो है ना कि तुसी भी भारत को एक्सेप्ट नहीं किया। ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि एक्सेशन जो है जब आप उस पर जाएंगे फिर आप वो देख लीजिए कि एक्सेशन किस तरह किस बेसिस पे हुआ था। जो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर की आपस में एक्सेशन हुई थी वो किन कंडीशंस पे हुई थी, वो कहाँ पे है। और फिर आर्टिकल 370 को जिस तरह से हटाया गया, दैट्स अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 370 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कर ली है जो भी कहते इंडिया ਤੇ पाकिस्तान का मैच होता तुसी इंडिया। मुझे ये बात ये आपने इंट्रोडक्शन में बताई थी, ये आपने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, और बट मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा है। असल में क्या होता है कि इमोशनली कभी कभी आपके साथ खेला जाता है, चाहे वो सिस्टमैटिक होता है, आम लोगों को नहीं मालूम होता वो कि ये सिस्टमैटिक है। आम लोगों को लग रहा है कि ये वाकई में ऐसा ही है शायद। तुसी क्लियर कर सकते हो मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ ना कि आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं, जब मैं यहाँ पे हूँ, आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं। मैं बोलूँ जी मैं कश्मीर में रहता हूँ, आप बोलो मुझे आई कार्ड दिखाओ, मैंने आई कार्ड दिखाया, कश्मीर में कौन सी जगह पे रह रहे हो, मैं जी फलानी जगह पे रह रहा हूँ। आपको फिर लग रहा है कि नहीं यार 15 अगस्त है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, मतलब मुझे मुश्किल हो जाएगी, पुलिस मुझे बार बार पूछेगी वगैरह। तो आप ये देख लें कि क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी बात तो अलग वाली है ना कि मैं अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, क्या मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, क्या मैं कहीं और जाके काम कर रहा हूं, क्या मैं किसी और जगह पे जाके उनसे मदद मांग रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। मैं बिल्कुल समझदा इरफान ये गल, पर मेरा सवाल का जवाब अजे भी नहीं आया। नहीं, बट मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ जो आप मुझे बोल रहे हैं, मुझे तो अब तक नहीं मालूम ये चीज। मतलब तुम्हें लगता है कि ये चीज है नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। मैं चीयर अप करना तो इज समथिंग एल्स। क्या आप इंडियन पाकिस्तान ये वो अभी हॉकी ये जो ओलंपिक्स चल रहा था, आप मुझे एक भी ट्वीट या कुछ दिखाइए जहां पे गोल्ड मेडल जब इंडिया ने जीता उनके लिए चीयर अप नहीं हुआ होगा, किसी और के लिए चीयर अप हुआ होगा। डू यू थिंक ये भी जड़ा एक तरीके ना फ्रेम किया हुआ चीज़ां ने? ये ऑब्वियसली फ्रेम करी हुई चीजें हैं। अब मान लीजिए कि कोई शख्स है, अगर आपको याद होगा ये 2019 या 18 की बात है, पाकिस्तान में एक शख्स को, वो इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में स्टोरी करी थी, पाकिस्तान में एक शख्स को इसलिए उन्होंने सेडिशन टाइप पे मान लीजिए आप चार्जेस लगाए थे क्योंकि उस शख्स ने विराट कोहली का फोटो लगाया था कि उसका फेवरेट ये है। ठीक है, आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि मैनलैंड इंडिया में कोई बंदा पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर का फोटो लगा रहा है कि मेरा ये फेवरेट है,
उस पर सेडिशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा ना। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि क्या ये एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਰਫਾਨ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਸੇਜ दोबारा तो जो तुम देना चाहता है। पहले तो यही जतिंदर साहब की थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया, और टीवी पंजाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी भी ये इतने बोल्ड या इतने पॉलिटिकली जो इनकरेक्ट हम चीज़ें बोलते हैं उन पे ये डिबेट डिस्कशंस कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है एंड आई होप कि आगे भी जाके इस तरह का जो जर्नलिज्म है, प्योर जर्नलिज्म है, वो जिंदा रहेगा, और ताकि इसी तरह से हम लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें वो शायद इसी से जिंदा रह सकती है। थैंक यू इरफान, थैंक यू वेरी मच। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।